केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महायुद्ध, हमारी महा कवरेज। लेकिन खबरों की शुरुआत करें, तस्वीरें दिखानी हम शुरू करें उससे पहले जरा उन गतिविधियों को जरा टटोलने की कोशिश कीजिए और महसूस कीजिए कि इसमें जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो किस कदर चल रहा है। उस राजनीतिक दृष्टिकोण को भी बताएंगे, रणनीति को भी बताएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं खाड़ी में जो हो रहा है। बाकी मुस्लिम देशों पर कहर बरप रहा है, लेकिन सिर्फ गल्फ नहीं है, एशिया में भी दो मुस्लिम मुल्क हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यह युद्ध का ऐसा फ्रंट है जिस पर दुनिया की नजर नहीं जा रही, लेकिन इसमें एक देश है अफगानिस्तान, जो अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को धुआं धुआं करने पर तुला है। ईरान में क्या चल रहा है, उस तस्वीर पर आने से पहले बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, क्योंकि तालिबान अब कंदहार में एक के बाद एक वार कर रहा है। निशाने पर पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट है और खबर तो यहां तक है कि कई पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मार गिराए गए हैं। एक के बाद एक तस्वीरें आप देखते जाइए। ये कंदहार में तालिबान की मार और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको बताएंगी। जरा सुनिए चीख पुकार। तो कंदहार में तालिबान की मार ऐसी पड़ी कि जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो घुटनों पर बैठे हैं और कई सैनिक इस हमले में मार गिराए गए हैं। तो पाकिस्तान को इस खबर को देखना चाहिए। इधर पाकिस्तानी सैनिकों पर टीटीपी के लड़ाके भी हैंड ग्रेनेड बरसा रहे हैं और ये सब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हो रहा है। मतलब कि ये धोखेबाज पाकिस्तान हर मोर्चे पर मार खा रहा है और अब पाकिस्तान की बर्बादी बिल्कुल तय है। जरा देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का ये कहर, हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान में मरने वालों का जो तो अफगानिस्तान खाड़ी में तबाही मची है, लेकिन एशिया में भी बर्बादी का बारूद बरसने लगा है। मुस्लिम देशों का नेता बनने के लिए चालबाजी में लगा पाकिस्तान बुरी तरह घिर गया है। ईरान को जंग की आग में जलाने वाले देशों के साथ छिपा पाकिस्तान अब खुद बर्बाद होने की कगार पर है। मुस्लिम राग अलाप रहे पाकिस्तान पर कट्टर मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान ने धावा बोल दिया। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की सीमा पर उठापटक कर रहे हैं। अफगान आर्मी ने डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की खाट खड़ी कर दी है। बेहिसाब धमाके, दनादन हमले और धुआंधार वार हो रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी उस पर हमलों की बौछार शुरू कर दी। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान टीटीपी को हथियारों और पैसों की मदद करता है ताकि वो पाकिस्तान में आतंक फैला सके। ये कहते हुए ही पाकिस्तान ने पहले तालिबान के ठिकानों पर धावा बोला, बम बरसाए और पाकिस्तान की इस हिमाकत के बदले तालिबान ने भी काउंटर स्ट्राइक किया। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ने उसके इलाके में धावा बोला जो नियमों के खिलाफ है। दोनों के बीच खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को लेकर विवाद है। डूरंड लाइन अंग्रेजों की बनाई वो सीमा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, लेकिन अफगानिस्तान शुरू से ही इस बंटवारे का विरोध करता रहा है।
उसका दावा है कि डुरंड लाइन ने उसके इलाके पाकिस्तान को सौंप दिए। ये सीमा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से गुजरती है और सीमा के पास पाकिस्तान वाले हिस्से में बड़ी आबादी पश्तून समुदाय की है। अफगानिस्तान की बड़ी आबादी पश्तून है और इसी वजह से वो इसे बंटवारा मानते हैं। इन्हीं प्रांतों में टीटीपी और बीएलए जैसे संगठन एक्टिव हैं, जो अपने इलाकों को पाकिस्तान से आजाद कराने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो अफगानिस्तान में मरने वालों का जो आंकड़ा है अब 123 पहुंच चुका है और यही वजह है कि यूएन अब युद्ध विराम की अपील कर रहा है। सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान कर रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं यूएन प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक। Situation between Afghanistan and Pakistan. Our colleagues at the UN mission in Afghanistan tell us that cross-border clashes, restrictions on movements in the border area due to the active conflict have reduced the capacity of humanitarian agencies and their partners to deliver life-saving and other assistance in the most affected area, leaving Afghan returnees from Pakistan. लेकिन इसके अलावा एक और दावा है। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से यह दावा किया जा रहा, पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा में लगे हुए अमेरिकी मरीन सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं, उन्हें खदेड़ा है, उन्हें भगाया है और सड़कों का जरा हाल देखिए। यह पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर जो अटैक किया गया उससे जुड़ी यह तस्वीर। तो अमेरिकी और इजरायली हमले झेल रहा जो ईरान है, उस पर हर हमले का उसकी तरफ से जवाब दिया जा रहा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की सड़कों पर जो हो रहा है उसे आप देख पा रहे हैं। साफ कर दिया है ईरान ने अब कि उसके साथ जिसने भी गद्दारी की उसका हिसाब होकर रहेगा, यानी कि पाकिस्तान पर भी उसका टारगेट सेट हो चुका है, क्योंकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान ने उसे गद्दारी उसने की है। क्योंकि ईरान समझ चुका है कि इस पूरे गेम के पीछे असली खेल करने वाला पाकिस्तान है। अमेरिका में लंच करने गए मुनीर ने ट्रंप के नमक का कर्ज चुकाने के लिए ईरान के भविष्य का भी सौदा कर दिया, जबकि यही पाकिस्तान मुस्लिम भाईचारे की दुहाई देता नहीं थक रहा था। पाकिस्तान ने क्या किया, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान मिसाइलों की मार झेल रहा है, लेकिन वो देश जो शिया मुसलमानों का लीडर था, उसकी ये दुर्गति कैसे हुई? ये सवाल पूरी दुनिया के दिमाग में कौंध रहा है। क्या उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ? क्या ईरान के साथ किसी ने दगा किया? तो जवाब है हाँ, उसे धोखा मिला। धोखा करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। ईरान की सेना IRGC के कमांडर ने एक दिन पहले टंके की चोट पर कहा कि पाकिस्तान ने इजराइल और अमेरिका को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया और इसी वजह से ईरान पर मिसाइलों की बारिश हुई। देखिए, पाकिस्तान तो एक वाहियात मुल्क है, ठीक है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी यहाँ धोखा देता है, वहाँ धोखा। जिसने इसकी मदद करी है, इसने उस मुल्क को धोखा दिया है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अफगानिस्तान से इसका युद्ध है। ईरान कह रहा है कि हम तेरी खैर लेंगे बेटा अभी, ठीक है। तूने अपना एयर स्पेस दिया है अमेरिका को हम पर हमलों के लिए, तेरे को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और ये भारत से तो पहले दुश्मनी है ही है, और अगर तीनों मिल के मारें तो मेरे ख्याल यही डिजर्व करता है ये पाकिस्तान। कि यही पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ईरान को अपने झांसे में रख रहा था, उसे मुस्लिम नाटो का ख्वाब दिखा रहा था और फिर उसी की पीठ पर खंजर घोंप गया। मुल्ला मुनीर और शाहबाज ने अमेरिका के चंदे के आगे अपना ईमान बेच खाया। भारत को कभी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने इस लड़ाई में अमेरिका का साथ देकर मुस्लिम देशों का विश्वास भी खो दिया। दुनिया को यह समझ आ गया कि पाकिस्तान अपने फायदे के लिए किसी को भी हलाल करवा सकता है। पाकिस्तान दुनिया भर के मुस्लिम देशों को एक छत के नीचे लाने का ढोंग करता है। वो मुस्लिम देशों को जोड़कर एक मुस्लिम नाटो बनाने का दावा करता था,
इसमें ईरान भी था, सऊदी भी और तुर्की भी। लेकिन ईरान का दावा है कि पाकिस्तान ने उसके साथ दगा कर दिया। यह लड़ाई शिया और सुन्नी मुसलमानों के एंगल से देखी जा रही है। ईरान शिया बहुल देश है और पाकिस्तान सुन्नी। इसके अलावा खाड़ी में जिन देशों पर ईरान का प्रकोप बरस रहा है उनमें ज्यादातर सुन्नी आबादी है, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की पैकिंग के नीचे शिया और सुन्नी वाली दरार कभी भर नहीं पाई। तो 100 बात की एक बात है कि अब ईरान समझ चुका है कि पाकिस्तान इसके पीछे है। ये पूरा जो गेम प्लान है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और सबसे बड़ी बात एयर स्पेस वाली बात जिसे कोट कर चुका है ईरान। लेकिन सवाल है अब ईरान के टारगेट पर अगला कौन सा देश है? सऊदी अरब और यूएई के बाद ईरान हर उस गद्दार को गंभीर चोट पहुंचाना चाहता है जिसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिका और इजराइल की मदद की है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि सवाल है इस तस्वीर में ये अगला कौन है। चलिए ये बात हो गई युद्ध के मैदान से, अगला कौन होगा ये सवाल है। खैर ईरान का टारगेट जो भी हो, भारत में भी पाकिस्तान की तरह ही बंटवारे की इस खाई को चौड़ा करने की कोशिश में लगे कुछ लोग हैं जो हर मौके पर राजनीति की गुंजाइश तलाशते हैं। कांग्रेस नेताओं की नई शिकायत यह है कि भारत सरकार ने खामनेई की मौत पर आंसू क्यों नहीं बहाए। जरा देखिएगा अब इसे कैसे प्लॉट किया गया। और यह सवाल कांग्रेस की सर्वोच्च नेता जो है सोनिया गांधी ने उठाए। एक अंग्रेजी अखबार के साथ बातचीत में उन्होंने भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल का चिन्ह लगा दिया। उनका कहना है कि भारत सरकार ने एक देश के सुप्रीम लीडर की हत्या पर कुछ नहीं बोला। यह भारतीय विदेश नीति की विफलता को दिखाता है और यह मां के नक्शे कदम पर चलते चलते राहुल गांधी ने खामनेई की हत्या को टारगेट किलिंग बताते हुए भारत सरकार पर सवालों की मिसाइलें दाग दी। मोदी सरकार पर यह आरोप लगाने की कोशिश की कि सरकार का रुख एंटी मुस्लिम है। लेकिन प्रधानमंत्री ने खाड़ी के करीब करीब सभी देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत की है। कांग्रेस के इस एजेंडे को वैसे ही गिरा दिया जैसे आयरन डोम दुश्मन की मिसाइलों को गिरा रहा है। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन और यूएई समेत खाड़ी के देशों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे फोन पर बात की, हमलों की निंदा की। और आपको यह बताएं कि ये सभी मुस्लिम देश ही हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, क्योंकि मोदी जंग के संवेदनशील मसले राजनीति के चश्मे से नहीं देख रहे। भारत सरकार की प्राथमिकता है कि वो विदेशों में फंसे अपने लोगों को पहले सुरक्षित वतन वापसी कराए और इस ऑपरेशन में मोदी सरकार हर तरीके से जुड़ी हुई है और लोग लाए भी जा रहे हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन कांग्रेस को शायद यह नहीं दिख रहा। उसे वतन वापस आ रहे भारतीयों की आंखों में संतुष्टि वाले आंसू नहीं नजर आते, क्योंकि खामनेई की मौत पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली कांग्रेस की आंखों के आगे राष्ट्र की प्राथमिकता धुंधली हो गई। क्या कहना है कांग्रेस का, चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं। देश की सबसे पुरानी पार्टी इस स्तर तक पहुंच जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर नजरें गड़ाए कांग्रेस ने अपना राजनीतिक एजेंडा बना लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर कांग्रेस के सुप्रीम नेता सोनिया गांधी ने जो कहा वो कांग्रेस के राजनीतिक दिवालियापन की तरफ इशारा करता है। सोनिया गांधी को इस बात से ऐतराज है कि भारत सरकार ने खामनेई की मौत पर कुछ क्यों नहीं कहा। उनके चश्मो चुराग राहुल कहते हैं कि खामनेई की टारगेट किलिंग पर भारत का कुछ न कहना भारतीय विदेश नीति की कमजोरी दिखाता है और जब आला कमान ऐसी बातें करें तो फिर बाकी नेताओं का बेबाक होना बनता ही है। प्रधानमंत्री इस्राइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ा दिए। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एंटी मुस्लिम नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि यही प्रधानमंत्री खाड़ी के देशों से लगातार संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने तनाव के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा से मोदी की बात हुई। इससे पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को भी प्रधानमंत्री ने फोन किया था।
ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से बात कर मोदी ने हमलों की निंदा की। कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात कर पीएम ने उनके साथ होने का भरोसा दिया और कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी पीएम ने फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। इसके अलावा जॉर्डन के राष्ट्राध्यक्ष से भी पीएम की बातचीत हुई और कांग्रेस की इस चोट पर निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट कर नमक अलग से रगड़ दिया। उन्होंने सोनिया और राहुल को यह याद दिला दिया कि देश की प्रधानमंत्री रहते हुए जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी तब खामनेई ने भी इस पर दुख नहीं जताया था। यानी बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को इतिहास और विदेश नीति दोनों का पाठ पढ़ा दिया। बीजेपी हमेशा राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपना विदेशांग नीतियों को उपयोग किया है। एक्सटर्नल पॉलिसी को, विदेशांग नीतियों को उस पार्टी को फायदा उठाने के लिए उपयोग किया। उसके वजह से वो कांग्रेसियों को थोड़ा तकलीफ है। तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं, क्योंकि अपनी सेना के पराक्रम पर भी ये जो पार्टी है कांग्रेस, वो सबूत मांगती है। इसका नाम है सबूत मांगने वाली पार्टी। तो ये इनकी सच्चाई है। अभी जो कर रहे हैं वो कुछ नया नहीं कर रहे। तो ये हुई एक बात, लेकिन इन सब के बीच भारत सरकार की प्राथमिकता है कि जंग के हालात के बीच जितने भी भारतीय हैं उनकी जान सलामत रहे, उन पर खरोंच भी ना आए। और इस मिशन में भारत सरकार पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई है। ये भी देखिए। एयर इंडिया का और उनके जो पायलट्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करूंगी। उन्होंने हमें सेफली, ऐसी स्थिति में हमें सेफली घर पहुंचाया। भारतीय सरजमीं पर पहुंचे इन लोगों के चेहरे के भाव बता रहे हैं ये बात इनके लिए कितनी बड़ी है। एयर इंडिया का मतलब मैं रियली एयर इंडिया को बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ कि उन लोगों ने इतना अच्छा हम लोग को सपोर्ट किया और जैसे तैसे हम लोग को लेके आए वहाँ से। ये वो भारतीय हैं जो किसी न किसी वजह से गल्फ देशों में थे और जंग के बीच फंस गए थे। पार्किंग एरिया में उन्होंने वो बना रखा था कि यहाँ पे आप सेफ हो, आप यहाँ रहो। बहुत अच्छे से वहाँ सब कुछ उन्होंने इंतजाम किया हुआ था। इस मुश्किल वक्त में भारत सरकार की पहली प्राथमिकता अपने लोगों को निकालना था, उन्हें सुरक्षित अपने वतन लेकर आना था, जो मोदी सरकार ने किया भी। खाड़ी के तमाम देशों से हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि एक भी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और उन्हें सुरक्षित लौटाना भारत की जिम्मेदारी होगी। ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, सऊदी अरब में 27.5 लाख, कुवैत में 11 लाख, कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं, ओमान में 8 लाख, तो बहरीन में 3.5 लाख और यूएई में 43 लाख भारतीय रहते हैं जिन पर संकट है। और इसी वजह से भारत का कोर एजेंडा अपने लोगों की हिफाजत था। दुबई में फंसे कई भारतीय जब सुरक्षित भारत लौटे तब जाकर उनकी जान में जान आई। तो जो भारतीय जहां भी फंसे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री, पूरा देश आपके साथ है, पूरी शिद्दत के साथ सरकार आपको वापस लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो इसकी एक बानगी है। और ये क्यों जरूरी है, इस तस्वीर से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ईरान में 160 छात्राओं के जनाजे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि विश्व जिस मंच पर, जहां पर ये उथल पुथल मची है, ईरान के प्राइमरी स्कूल पर हुए मिसाइल अटैक में ये छात्राएं मारी गई थी। बहुत दुखद तस्वीर है। जंग नहीं देखती, बच्चे हैं, बड़े हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, ईरानी हैं, इजरायली हैं या फिर भारतीय हैं। इसलिए अपने लोगों की जान बचाना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और यह बेहद दुखद तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि यह जंग अब परमाणु युद्ध में बदल चुकी है। ईरान के दक्षिणी इलाके में आज अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ ऐसा ही भूकंप अमेरिका के नेवादा में भी महसूस किया गया था। पश्चिमी तेहरान हो या फिर नेवादा, दोनों जगह परमाणु अड्डे होने का दावा किया जाता है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये परमाणु हथियारों की आहट ना हो, क्योंकि बगैर उसके धरती इस तरह से कांपती नहीं है। क्योंकि तेहरान में बारूद की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, खाड़ी उबल रही है, इलाके और धमाके एक साथ सब कुछ खत्म कर रहे हैं। तेहरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के लिए जहां बैठक हो रही थी, तस्वीर देखिए, उस जगह पर भी हमला हो गया। यहां मीटिंग चल रही थी कि अगला कौन होगा, खामनेई के बाद कौन होगा, लेकिन हो गया धमाका।
धमाके से वो इमारत मलबे में तब्दील हो गई। ये भी आंकड़ा जल्द आ जाएगा कि मीटिंग में जो लोग बैठे थे वो सही सलामत हैं या फिर अब नहीं है। चलिए, इसके अलावा बीते 4 दिन में इजरायली मिसाइलों ने तेहरान का क्या हाल बना दिया, जरा देखिए। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी है कि ईरान में उनका यह ऑपरेशन अगले कुछ दिन और चल सकता है और इसकी मियाद 3 से 4 हफ्ते हो सकती है। तो फिलहाल तेहरान में तबाही की यह तस्वीर, सब कुछ मलबे में बदल गया है। और इजराइल तो डंके की चोट पर हमले भी कर रहा है और उसके वीडियो भी जारी कर सबूत दे रहा है। इजरायली सेना ने बाकायदा एक वीडियो के जरिए यह बताया कि उसने तेहरान में कब कहां कहर बरपाया है। मतलब यह कि नेतन्याहू ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए कि वो नहीं रुकने वाले। उनके तेवर देखकर लग रहा है कि वो ईरान के साथ ही उसके लिए प्रॉक्सी वार लड़ने वालों का भी सफाया करके रहेंगे। जरा देखिए। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल में किस तरीके से अब रोरिंग लायन की जो दहाड़ है वो सुनाई दे रही है और ईरान के बाद लेबनान भी कांप रहा है। वहां ईरान के लिए अपना सिर कटाने के लिए तैयार चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह पर इजराइल चुन चुनकर अब मिसाइलें दागता जा रहा है। तो ईरान के मददगारों पर स्ट्राइक होनी शुरू हो गई है और ये उठता धुआं उन्हीं मददगारों पर। तो नेतन्याहू जंग में घिरे देशों के बीच इकलौते ऐसा नेता हैं जो जमीन पर उतर चुके हैं। दरअसल इजराइल के बैत शेमशे में नेतन्याहू ग्राउंड जीरो पर उतरे, घायलों से मुलाकात की, तबाही के हालात का जायजा लिया और नेतन्याहू ने इजरायलियों के बीच पहुंचकर फिर एक बार साबित कर दिया कि हालात चाहे जो भी हो जाए, उनका मुखिया उनके साथ खड़ा है और जिसने भी उनके घर उजाड़े हैं उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। אז קודם כל, אזרחי ישראל, אני מבקש מכם למלא אחר הוראות פיקוד העורף. הן מצילות חיים, הם הצילו הרבה חיים כאן. הרבה חיים כאן. אבל לצערנו, לא את כולם, משום שהיו אנשים तो नेतन्याहू अकेले नेता हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल के हालात का जायजा ले रहे हैं, अपनों के बीच उन्हें ढाढ़स और संबल बंधा रहे हैं। खबरें बहुत सारी हैं, तस्वीरें बहुत सारी हैं, कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे तब तक कुछ और नई तस्वीरें, कुछ और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने होंगी। तब तक के लिए आप रिपब्लिक भारत के साथ बने रहिए और बने रहिए हमारे साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।